हेलो एवरीवन। इस समय आप देख रहे हैं कि वेंडर के चेंज होने के बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो जो पैटर्न है, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है कि आपको एक फिक्स पैटर्न में चीज़ें पता रहती थी कि इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। बट जैसे वेंडर चेंज हुआ है वैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आपको चेंजेस देखने को मिले एसएससी स्टेनो के एग्जाम में। और स्टेनो के एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछे गए। जैसे एक ये है कि आपसे फ्रेज के बारे में पूछा गया कि सर एडवर्बियल फ्रेज के बारे में बताइए, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताइए। सेंटेंस से रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर पूछे गए, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड के बारे में, है ना। एक चीज और मैं मेक श्योर कर दूं कि ये जो पैटर्न है ये बेसिकली एसएससी के एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रेडिशनली अगर उठा करके देखेंगे आप पिछले 5 ईयर्स का या 7 से 8 ईयर्स का आप एनालिसिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये जो पैटर्न है ये टीचिंग एग्जाम का पैटर्न है। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है कि जो अभी जिन भाई बंधुओं का एग्जाम लाइन अप है, आगे देने जाना है, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पर हम इस क्लास में पूरा फ्रेज, पूरा क्लॉज, पूरा सेंटेंस, इन तीनों के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे सर? एक तो हम फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंडली हम क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट एंड द लीस्ट वन हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, चाहे वो फ्रेज हो, क्लॉज हो या सेंटेंस हो, है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस होते क्या है। सर ये वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। वर्ड के कॉम्बिनेशन से फ्रेज बनता है, वर्ड के कॉम्बिनेशन से क्लॉज बनता है, एंड वर्ड के कॉम्बिनेशन से ही सेंटेंस बनता है। तो फिर मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो पहले मैं क्लॉज और फ्रेज के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ। जो फ्रेज होता है और जो क्लॉज होता है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है, बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, बट यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि कैसा, लैंग्वेज में कोई भी चीज मीनिंगलेस नहीं होगी। हर एक चीज जो लैंग्वेज में यूज हो रही है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, है ना। जैसे आपने कहा, मान लो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख लूँ ब्रदर, ये एक वर्ड है, लेकिन मैंने कहा माय ब्रदर, ये क्या बन गया? ये फ्रेज बन गया। जैसे एक से ज्यादा वर्ड नाउन के साथ यूज करोगे, नाउन के साथ हो सकता है डिटरमिनर लगा दो, नाउन के साथ हो सकता है आप एडजेक्टिव लगा दो, तो वो जो पेयर बनेगा उस पूरे को आप क्या बोलोगे? फ्रेज बोलोगे। जैसे ये है, ब्रदर वर्ड क्या है? नाउन, एल्डर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव, माई क्या है? डिटरमिनर। बट इस पूरे को अगर मैं कहूं तो सर ये एक क्या है? नाउन फ्रेज है। हालांकि अभी फ्रेज के टाइप के बारे में नहीं जाएंगे, अभी केवल इतना समझ रहे हैं कि जैसे एक से ज्यादा वर्ड मिलेंगे उनका पेयर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फ्रेज कहेंगे। जैसे आपने कहा एन आइडियल टीचर, अब इसमें 3 वर्ड है, टीचर, आइडियल एंड एन। एन क्या है? डिटरमिनर है, आइडियल क्या है? एडजेक्टिव, टीचर क्या है? नाउन। अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कंट्री वर्ड क्या है? नाउन, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव, आ क्या है? आर्टिकल। विथ माय फ्रेंड्स, विथ क्या है? प्रपोजिशन, माय क्या है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर, और ये क्या है? आपका नाउन। तो बेसिकली हमने फ्रेज के बारे में क्या सीखा कि जैसे एक से ज्यादा वर्ड मिल जाएंगे उसी को हम फ्रेज कह देते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज। आज की क्लास में जितने फ्रेज हैं, फ्रेज के सारे टाइप डिस्कस करेंगे, क्लॉज, क्लॉज के सभी टाइप डिस्कस करेंगे, सेंटेंस, सेंटेंस के सभी टाइप को हम कवर अप करने जा रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा पहला जो टाइप होता है वो होता है नाउन फ्रेज, सेकंड होता है एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड होता है एडवर्बियल फ्रेज, फोर्थ होता है आपका वर्बल फ्रेज, इसके बाद फ्रेजल वर्ब, और लास्ट होता है आपका लास्ट इन द लीस्ट वन, दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो सर एक एक को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो पहला मैंने कहा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज वो फ्रेज जिसमें नाउन का होना मैंडेटरी है। आपने एक नाउन लिखा है, नाउन के साथ आप डिटरमिनर का यूज करते हो, तो हो सकता है आप डिटरमिनर प्लस नाउन मिल जाए, हो सकता है डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन मिल जाए, बट नाउन का होना मैंडेटरी है। तो एक ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन का होना मैंडेटरी है वो आप क्या बोलते हो? आप नाउन फ्रेज कहते हो। जैसे आपने कहा, मान लो सपोज दैट आपने कहा हिज जर्नी, आपने ये टर्म बनाया हिज जर्नी। अब ये क्या है? ये बेसिकली नाउन फ्रेज है। जैसे आपने कहा मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे आपने कहा अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। जैसे अभी आप लिख रहे थे
एन आइडियल टीचर, एन आइडियल टीचर, आइडियल टीचर, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज पहचानना बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने कहा मच मनी, मच मनी। अब इनमें आप डायग्नोस कर सकते हो, मनी वर्ड नाउन है, मच डिटर्मिनर है, टीचर नाउन है, आइडियल एडजेक्टिव है, एंड डिटर्मिनर है, डिफिकल्टीज नाउन है, अ लॉट ऑफ डिटर्मिनर है, प्रॉब्लम्स नाउन है, मैनी डिटर्मिनर है, और जर्नी नाउन है, हिज डिटर्मिनर है। ठीक है, तो पहला आपको क्लियर हो गया यहाँ से कौन सा, नाउन फ्रेज। अब चलते हैं सर एडजेक्टिव और फ्रेज के बारे में। तो एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से जो फ्रेज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो ये लिखा है, मैंने कहा 500 रुपी नोट, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 500 रुपी लिखा है ये क्या है सर, इसको आप क्या बोलोगे। 500 रुपी जो लिखा है ये क्या है, मैंने कहा ये लिखा हुआ है आ टू आर मीटिंग, और मैंने कहा सर ये बताना टू आर क्या है। यहाँ पर मैंने कहा आ फाइव मैन कमेटी, आ 5 मैन कमेटी, है ना। मैंने कहा ये बताना 5 मैन क्या है। तो सिंपली यहाँ पर आप डायग्नोस कर पाओगे क्या, ये सर सिंपल सा है, ये तीनों वर्ड, ये देखो आर्टिकल है और ये क्या है, नाउन है। आर्टिकल और नाउन के बीच में वैसे यूजुअली डिटर्मिनर और नाउन के बीच में जितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप यूज करोगे, हो सकता है एक वर्ड हो सकता है एक से ज्यादा वर्ड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या बन गया सर, एडजेक्टिव फ्रेज। अब एक से ज्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज बोलोगे, सिंगल वर्ड होता तो एडजेक्टिव बोलते हैं। आ आर्टिकल मीटिंग नाउन, और दोनों के बीच में क्या बन गया, एक से ज्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज। आपने कहा मीट कमेटी क्या है, नाउन है, आ क्या है, आर्टिकल है, और बीच में क्या बन गया, ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो सर होप सो आपको एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ गया होगा। बाद में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, सो दैट आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो जाए। अब चलते हैं सर एडवर्बियल फ्रेज के बारे में। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब एडवर्ब फ्रेज, उन्हीं को हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो आप पैसे लिख रहे हो, सपोज दैट आपने कहा लास्ट वीक, अब यहाँ पर दो वर्ड है और लास्ट वीक क्या है, बेसिकली एडवर्ब है। जैसे आपने कहा नाउ आर डेज, अब ये कितने इसमें वर्ड हैं, इसमें 3 वर्ड हैं, और पूरा एडवर्ब टाइम के बारे में डिफाइन कर रहा है, और टाइम को डिफाइन करने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, है ना। जैसे आपने कहा दीज डेज, ये भी क्या है सर, एडवर्ब है। जैसे आपने लिखा जस्ट नाउ, अब केवल जस्ट लिखोगे या केवल नाउ लिखोगे तो वो बेसिकली एक वर्ड है, लेकिन जब आप जस्ट नाउ लिखोगे तो ये एक फ्रेज बन जाएगा, और कौन सा फ्रेज बनेगा, एडवर्बियल फ्रेज। वैसे बेसिकली एडवर्ब होते क्या हैं तो आप जानते हो, एडवर्ब प्लेस के बारे में बताता है, एडवर्ब टाइम के बारे में डिफाइन करता है, एडवर्ब मैनर के बारे में डिफाइन करता है ना। वर्ब से आप क्या करते हो, वर्ब से अलग अलग टाइप के वर्ड आप यूज करते हो, जैसे कोई एक्शन कैसे हुआ, कोई एक्शन कब हुआ, कोई एक्शन कहाँ हुआ, तो इनके जो रिप्लाई आते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे लास्ट वीक ये टाइम बता रहा है, नाउ डेज टाइम बता रहा है, दीज डेज टाइम बता रहा है, जस्ट नाउ ये भी टाइम। यहाँ पर जितने मैंने लिखे हैं वो सभी टाइम को डिफाइन करने वाले लिखे हैं। जैसे एट दिस टाइम, मैंने कहा एट दिस टाइम, ये भी क्या है, ये भी आपका बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज है। होप सो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होते है ना। अब चलते हैं सर नेक्स्ट में, वर्बल फ्रेज क्या होता है। वर्ब से बनने वाला फ्रेज क्या कहलाता है सर, वर्बल फ्रेज होता है। जैसे वर्ब से बनने वाला, जैसे अगर केवल आप एज लिख रहे होते, एक वर्ड है बट आपने लिखा एज कमिंग, ये क्या बन गया, ये आपका वर्बल फ्रेज बन गया। वर्ब से बनने वाले फ्रेज क्या कहलाते हैं, वर्बल फ्रेज कहलाते हैं। जैसे आपने कहा हैज बीन वर्किंग, ये आपने लिखा हैज बीन वर्किंग, है ना। अब आप ये लिख रहे हो हैज बीन वर्किंग, है ना। तो हैज बीन वर्किंग, यहाँ पर 3 वर्ब है, हैज है, बीन है, एंड वर्किंग है। ये कौन सा फ्रेज बन गया, ये वर्बल फ्रेज बन गया। तो वर्ब से बनने वाला फ्रेज जिसमें एक से ज्यादा वर्ड देखने को मिले उसको हम वर्बल फ्रेज कहते हैं। जैसे मैंने कहा आर प्लेइंग, ये भी क्या है, ये भी हमारा वर्बल फ्रेज है ना। इस तरीके से आप यूज करते हो। जैसे मैंने कहा आर बीइंग लव्ड, ये भी क्या है सर, वर्बल फ्रेज है। तो होप सो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया वर्बल फ्रेज क्या होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप कि जब आप कोई वर्ब लिखते हो और वर्ब के साथ आप अलग अलग टाइप के प्रपोजिशन लगा देते हो,
जैसे आपने कहा कॉल ऑफ, जैसे आपने कहा कॉल अप, है ना, जैसे आपने कहा कॉल फॉर। अब ये बेसिकली क्या है, फ्रेजल वर्ब है। जब एक वर्ब के साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजिशन यूज करते हो और उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे कॉल मतलब बुलाना होता है, लेकिन कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कैंसिल करना। कॉल अप मतलब होता है रिकॉल करना। कॉल फॉर का मीनिंग क्या होता है, डिमांड, है ना। जैसे आप ये लिखते हो लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या होता है, किसी को हेट करना, अंडर एस्टिमेट करना, उसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन, है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो होप सो ये तो आप जानते होगे। अब चलते हैं लास्ट वन, दैट विल बी प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आप जानते हो कि प्रपोजिशन के बाद जब कभी भी आप कोई प्रपोजिशन लिखते हो तो इसके बाद हम एक नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और इसी फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। जैसे आपने कहा अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ये आपने फ्रेज बना लिया। अब अंडर क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आपने ये इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। एक चीज और समझना है यहाँ पर, दूसरी बात, जैसे मैंने कहा इन द शेड, इन द शेड ऑफ अ ट्री, इन द शेड ऑफ अ ट्री, मैंने कहा ये। अब यहाँ पर दो दो प्रपोजिशन प्रीपोजिशनल फ्रेज देखने को मिल रहे हैं। एक हो गया आपका कौन सा, P1 इन द शेड, और दूसरा बन गया P2 ऑफ अ ट्री, है ना। जैसे आपने कहा इन माय ऑफिस, इन माय ऑफिस, ये क्या हो गया, ये सर हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बट यहाँ पर एक चीज और समझना, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है दो तरीके का होता है, एक एडजेक्टिव एंड एक एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दो तरीके के बेसिकली ये देखने को मिलते हैं। एक एडजेक्टिव होता है, दूसरा एडवर्ब होता है। अगर ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है तो ये होगा एडजेक्टिव, और अगर ये वर्ब के बारे में डिफाइन कर रहा है तो होगा एडवर्ब। जैसे इस बात को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो लेट सपोज मैंने कहा द बॉय इन रेड कैप, द बॉय इन रेड कैप, है ना। मैंने कहा एक और स्टेटमेंट लिया, ही वेंट टू आगरा। अब मैंने कहा दो फ्रेज यहाँ पर आपको डिफाइन करने हैं। एक फ्रेज हो गया आपका कौन सा, इन रेड कैप, और दूसरा हो गया टू आगरा। ये जो इन रेड कैप आप लिख रहे हो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये बॉय के बारे में डिफाइन कर रहा है। बॉय के बारे में डिफाइन कर रहा है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, बट यहाँ पर ये फंक्शन क्या किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। बट ये वर्ब के बारे में डिफाइन कर रहा है टू आगरा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एडवर्ब, है ना। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिनमें से एक एडजेक्टिव होते हैं और जिनमें से एक क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब होते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के थ्रू करा दे रहा हूँ, सो दैट आपको अगर फ्रेजेस के टाइप्स के बारे में पूछ ले रहा है, अंडरलाइन करके आपसे जानना चाह रहा है, तो आप आसानी से बता पाओ। कह रहा है सी विल सिट, सी सब्जेक्ट हो गया, विल सिट वर्ब हो गई। वैसे तो ये वर्बल फ्रेज हो गया, देखो विल सिट, है ना। अब ये कह रहा है कैसे बैठी, कह रहा है क्विकली एंड क्वाइटली। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था वर्ब में अगर आप हाउ लगा दोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हो गया एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। पूरा अगर डिफाइन करना चाह रहे हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कह रहा है ही विल सिट, वह बैठेगी, कैसे बैठेगी, क्विकली एंड क्वाइटली। अब वर्ब से हाउ का रिप्लाई है, मीन्स एडवर्ब है, और एक से ज्यादा वर्ड है, इसलिए आप क्या बोलेंगे कि ये सर एडवर्बियल फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज बन गया, एडवर्बियल फ्रेज बन गया, है ना। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं सो रैपिडली, है ना, ये सो रैपिडली। अब ये सो रैपिडली या सो ऑनेस्टली, है ना, मैं कहूं आपसे कि कौन से फ्रेज हैं, तो आप इजिली बता पाओगे कि ये हमारे फ्रेज जो हैं ये बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज के एग्जाम्पल हैं। ये हमारे एडवर्बियल फ्रेज के एग्जाम्पल है। उसमें भी अगर डिफाइन करना हो ये मैनर को डिफाइन करेंगे, है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। जैसे अगर आप ऐसे कहो कि ऑनेस्टली एंड ब्रेवली, अगर मैं ऐसे लिख दूं ऑनेस्टली एंड ब्रेवली, ये कौन सा फ्रेज है सर, ये एडवर्बियल फ्रेज है। यू कैन नॉट पास विदाउट हार्ड वर्क, आप पास नहीं हो सकते कैसे, कह रहे विदाउट हार्ड वर्क।
और आपको बताना है विदाउट हार्ड वर्क कौन सा फ्रेज है। तो विदाउट हो गया प्रपोजिशन और ये उसका ऑब्जेक्ट, ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना। बट प्रीपोजिशनल फ्रेज तो दो काम करते हैं। अगर आपसे फर्दर पूछे कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो आप इसको भी डिफाइन कर पाओगे। ये पास वर्ब के बारे में डिफाइन कर रहा है और वर्ब से डिफाइन करने वाले जो क्लॉजेज होते हैं वो डिफाइन करने वाले जो फ्रेजेज होते हैं वो आपके होते हैं बेसिकली कौन से, एडवर्बियल फ्रेज। तो ये है तो वैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज लेकिन फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का। ऑन बीइंग पनिश्ड, ऑन क्या है, ऑन होगा यहाँ पर ओ एन, ऑन प्रपोजिशन हो गया बीइंग पनिश्ड, ऑन बीइंग पनिश्ड ये प्रीपोजिशन के बाद साथ लिख रहा है इसलिए कौन सा बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। सर ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दे अंडरटुक मोनोटोनस टायरिंग जर्नी। अब जर्नी वर्ड नाउन है बट ये अंडरलाइन नहीं, जर्नी ध्यान देना। अगर जर्नी अंडरलाइन होता तो नाउन फ्रेज बनता, बट आपसे पूछ रहा है मोनोटोनस और टायरिंग, तो जर्नी के बारे में डिफाइन कर रहे हो मोनोटोनस एंड टायरिंग। ये कौन सा हो गया, ये सर एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। गॉट इट। आपने कहा अ वेरी कॉस्टली बुक, अब बुक वर्ड क्या हो गया, नाउन, आ क्या हो गया, डिटर्मिनर आर्टिकल। ये पूरा फ्रेज कौन सा बन गया सर, नाउन फ्रेज बन गया। सिंपली आप डिफाइन कर पाओगे ये जो फ्रेज बना यहाँ पर ये कौन सा फ्रेज बन गया, दैट विल बी नाउन, नाउन फ्रेज बन गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा अ टेडियस मैन, टेडियस का मतलब होता है बहुत ही टायर्ड, कैन नॉट डू समथिंग वेल, एक जो थका हुआ इंसान है वो चीजों को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। मैन वर्ड नाउन, आ वर्ड आर्टिकल या डिटर्मिनर, तो जैसे नाउन लग गया तो इट मीन्स ये कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। वी कैन नॉट ट्रस्ट एन अनरिलायबल पर्सन, पर्सन वर्ड नाउन है, एन आर्टिकल या डिटर्मिनर, तो ये पूरा कौन सा बन गया सर, नाउन फ्रेज बन गया। सही है। नेक्स्ट, दे वांटेड टू पास, दे वांटेड टू पास, टू पास, टू प्लस V1 इसको क्या कहते हो, इसको बेसिकली बोलते हो इनफिनिटिव। टू प्लस V1 को आप क्या कहते हो, टू प्लस V1 को हम क्या बोलते हैं सर, इनफिनिटिव बोलते हैं, इनफिनिटिव है ना। तो टू प्लस V1 क्या कहलाता है, इनफिनिटिव कहलाता है। I supported him a few years back, मेरा कब सपोर्ट किया उसको, कुछ समय पहले। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा टाइम डिफाइन कर रहा है और टाइम डिफाइनिंग जो फ्रेज होते हैं वो कौन से होते हैं सर, एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। ये कौन से फ्रेज बन जाएंगे, एडवर्बियल फ्रेज। आपने कहा टाइगर्स एंड लायंस, अब ये टाइगर्स नाउन है, लायंस नाउन है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया सर, नाउन फ्रेज बना दिया इसने, है ना। नेक्स्ट, आपने कहा माई यंगर ब्रदर एट ऑल द मैंगोज, मेरे भाई ने सारे के सारे आम खा लिए। अब मैंगोज वर्ड क्या है, नाउन, ऑल क्या है, डिटर्मिनर है, इट मींस ये कौन सा फ्रेज बन गया आपका, दैट विल बी नाउन फ्रेज। होप सो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे आपको इस वाली बात को समझने के लिए कि नाउ बेसिकली फ्रेजेज क्या होता है, फ्रेजेज के टाइप्स को कैसे डायग्नोस करोगे आप, है ना। अब चलते हैं सर सेकंड स्टेप में। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, फ्रेज क्यों बता रहा हूँ, क्लॉज क्यों बता रहा हूँ, सो दैट वो जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ रहा है ना उसको आप सही से डायग्नोस कर पाओगे। मैंने कहा क्लॉज क्या होता है, ये ग्रुप, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिलते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब देखने को नहीं मिलते। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, किसमें, एक क्लॉज में। जैसे आपने कहा, मैंने कहा आई ट्राइड, आई ट्राइड, बस मैंने इतना लिखा, ये एक क्लॉज बन गई। आपने कहा आई सब्जेक्ट है, ट्राइड क्या है, वर्ब है, तो पहले तो ये क्लॉज बन गई, बाद में हालांकि ये सेंटेंस है ना, लेकिन पहले एक क्लॉज। जैसे एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन आप लिखोगे वैसे वो क्लॉज, जैसे मैंने कहा आई ट्राइड हार्ड बट आई फेल्ड, अब मैंने कहा इस सेंटेंस को आप डिफाइन करिए, तो आपने कहा सर कैसे डिफाइन करें, सिंपली आपने कहा आई ट्राइड हार्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, ट्राइड वर्ब हो गई, और इसके बाद हो सकता है अदर वर्ड्स आपको मिल जाएं जिनको आप OW बोलते हो। कई बार ऑब्जेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कई बार वो अदर वर्ड्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बट जो मेन कोर पॉइंट है वो ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है। तो आपने कहा ये सर पहली क्लॉज हो गई। आपने कहा बट आई फेल्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, फेल्ड वर्ब, ये कौन सी सेकंड क्लॉज हो गई। तो क्लॉज को आइडेंटिफाई करना सर बेहद आसान है। जैसे अगले वाले पॉइंट में आते हैं, तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा मान लो आपको ऐसे डायग्नोस करना है, मैंने कहा इफ ही
he tries again, if he tries again, he can pass the exam, he can pass the exam। अगर वो फिर से ट्राई करेगा तो वो एग्जाम पास कर लेगा, पास द एग्जाम। अब मैंने कहा इसमें आपको क्या करना है सर, बताना है बेसिकली कितनी क्लॉज है और कौन कौन सी क्लॉज है। तो आपने कहा सर एक क्लॉज तो ये हो गई, सेकंड क्लॉज ये हो गई। आपने कहा सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब, इसके पहले कंजक्शन है, इसके बाद ये अगेन लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, द एग्जाम। तो बेसिकली अदर वर्ड्स हो सकते हैं और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जैसे देखोगे वैसे आप बोल दोगे कि सर ये क्या है, क्लॉज है। अब चलते हैं सर क्लॉज के टाइप्स के बारे में, है ना। जैसे आपने कहा ही इज अ वर्कर, ही इज अ वर्कर एंड ही इज वर्किंग हार्ड। आपने कहा ये पहली क्लॉज हो गई, ये सेकंड क्लॉज हो गई। ऑल्दो ही इज पुअर, ये पहली क्लॉज हो गई। एट ही इज ऑनेस्ट, ये सेकंड क्लॉज हो गई। तो होप सो ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्लॉज के टाइप के बारे में। क्लॉज को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, क्लॉज को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ये जो क्लॉज होती हैं, एक मीनिंग के बेस पर डिफाइन करते हो आप ये कहते हो दो तरीके की होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होती है आपकी कौन सी, डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हो, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट है। और क्लॉज को दूसरे तरीके से हम डिफाइन करते हैं तो ये तीन तरीके की मिलती हैं। कौन कौन से तीन, आप कहते हो पहला जो है वो है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी आपकी कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरी होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो पूरी कहानी है वो यहीं पर डिपेंडेंट है, तो इसको क्लॉज को पढ़ने से पहले आपको कंजक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको पहले कंजक्शंस के बारे में समझना है। कंजक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो फैन वॉइस से बनते हैं, FANBOYS, फैन वॉइस से बनते हैं। एप का मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स एट, एस मीन्स सो। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और रिमेनिंग फैन वॉइस, रिमेनिंग फैन वॉइस, फैन वॉइस को छोड़ करके जितने भी टर्म बचते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे आपने कहा अनलेस, इफ, व्हेन, बिकॉज, एज मच एज लॉन्ग एज इफ, एज दो, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो आप सिंपली याद रखो कि फैन वॉइस को छोड़ करके जितने बचे वो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। बट ये वाली बात भी कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, इसके अलावा भी होता है, बट उस लेवल पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते। यहीं पर अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं आपको और डिटेल में ये चीजें कराता, बट आपके लेवल पर इतना सफिशिएंट है। और एक चीज और मुझे बता दीजिएगा, क्या आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं क्या? क्योंकि जिस स्टूडेंट ने बताया वो पूरी बात नहीं समझा पाया मुझे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप अगर जो भाई बंधु जिनने एग्जाम कंडक्ट किया है ना, जिनका एग्जाम हो रखा है, वो एक बार इस बात को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो और भी इफेक्टिव मैं आपको समझा सकता हूँ। तो मैंने कहा होता क्या है, देखो क्लॉज तीन तरीके की, कौन कौन सी, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। पहचानना बिल्कुल सिंपल है। प्रिंसिपल क्लॉज वो होती है जिनके साथ कंजक्शन का हम यूज नहीं करते हैं, विदाउट कंजक्शन लिखते हैं, वो होती है पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होती है, जिनके साथ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब जो फैन वॉइस से बनते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होती हैं ये किससे बनती हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनती हैं। तो सिंपली आप इन बातों को याद रख सकते हो। जैसे आपने कहा कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जो क्लॉज लिखी जाएगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जो क्लॉज लिखी जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिस क्लॉज के पहले कोई भी कंजक्शन यूज ना हो उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, उसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं। अब जैसे इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सिंपली आप समझो। मैंने कहा इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। तो आपने कहा ही विल पास द एग्जाम के पहले कंजक्शन नहीं है, कौन सी क्लॉज है, पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज है। मैंने कहा इसके पहले क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है।
इफ लगा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये कौन सी क्लॉज बन गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, है ना। जैसे आपने कहा ही विल वर्क हार्ड एंड ही विल पास द एग्जाम, तो एक बात और समझना यहाँ पर, इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं, कौन सी क्लॉज? पीसी। इसके पहले कौन सा लगा? एंड। ये कौन सी हो गई? सीसी। ये एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आप जानते हो फैन बैज में ए का मीनिंग एंड होता है, तो ये कौन सी क्लॉज बन गई? सीसी। सीसी मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लॉज बनेगी दैट विल बी कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और है कि मैंने आपसे कहा था कि जो क्लॉज होती है वो दो तरीके के होते हैं, एक होती है डिपेंडेंट, है ना, एक होती है कौन सी? डिपेंडेंट, और एक होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, है ना। डिपेंडेंट जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर आश्रित हो, इंडिपेंडेंट जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड ना हो। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को इतना कह करके आप नहीं छोड़ सकते, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, तब आपको आगे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट होगा, है ना। ये जो आप लिख रहे हो ये बेसिकली कौन सी क्लॉज है? ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, डीसी, डिपेंडेंट क्लॉज। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, अब इसके बाद आपको सेंटेंस का मीनिंग को फुलफिल करना पड़ेगा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने कहा यहां पर देखो जरा, ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर लेगा। अब ये वाली बात पूरी आप कंप्लीट रूप से कह पा रहे हो, इसके लिए किसी दूसरे क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कौन सी है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आपने कहा ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करेगा, मीनिंग कंप्लीट है, तो ये कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपने कहा ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर लेगा, ये भी कैसी है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक और पॉइंट यहां से बनता है, आप देखो ध्यान से, कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो डिपेंडेंट है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपकी ये क्लॉजेज होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कैसी होती है सर? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आईसी लिख रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है कौन सी? प्रिंसिपल। ये भी कैसी होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। केवल सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, डीसी, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो होप सो ये वाला पॉइंट भी यहाँ से होता है क्लियर। एक चीज और कि कई बार इनके स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पता है कि जो दोनों क्लॉजेज हैं उनको लिखोगे कैसे आप? तो अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज लिख रहे हो, इसके साथ आप सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख रहे हो, तो आप ऐसे लिखो पीसी प्लस एससी, सही है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एससी प्लस पीसी, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे करके। लेकिन याद रखना, जब आप प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखोगे, सीसी लिखोगे, तो इसको लिखने का तरीका यही है, पैटर्न यही है। इसको अगर आपने ऐसे लिखा सीसी प्लस पीसी, ये वाला पैटर्न जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो होप सो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे ये सेंटेंस है, देखो जरा, मैंने कहा व्हेन ही कॉल्स मी, जब मैं मुझे बुलाएगा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब ये अगर आप देखोगे तो वैसे तो वेन लगा है, वेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ये कौन सी क्लॉज हो गई? पीसी हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज। वैसे कहोगे तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। और वैसे एक और पैटर्न, आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, आई विल गो देयर व्हेन ही कॉल्स मी। आप ऐसे भी लिखो, व्हेन ही कॉल्स मी आई विल गो देयर, बोथ आर करेक्ट, है ना। जैसे इस वाले में देखो जरा, ये वाली क्लॉज कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। और ये वाली क्लॉज कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी दूसरी सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज मीन्स आपका हो गई ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, बट लगा हुआ है। लेकिन बट इसको आप ऐसे नहीं लिख पाओगे कि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, बट आई डिड नॉट गो देयर, डिड नॉट गो देयर, गो कॉमा, और आप ऐसे लिखो ही कॉल्ड मी, ये वाला स्ट्रक्चर आपका इनअप्रोप्रिएट होगा। तो आप या तो पीसी और एससी वाला कॉम्बिनेशन तो कैसे भी लिख लो, बस ये याद रखना है कि अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज आप पीसी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ लिख रहे हो तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा बाद में लिखी जाएगी। ये वाला पैटर्न इसी वजह से कैसा हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। सर यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब क्लॉज में मैंने दोनों बातें बता दी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं सर आगे। मैंने कहा ये सेंटेंस है, जैसे व्हेन ही कम्स बैक आई शैल मीट हिम। अब इनमें आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है, सारी बातें। बट एक चीज मुझे और बतानी है,
पता है? ये देखो जरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है, प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है। ये वाली बात भी आप डिस्कस कर चुके हो। अब होता क्या बेसिकली कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, इसको हम तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। और वो तीनों अलग अलग पार्ट क्या है, इन्हीं के तीन सब पार्ट बनते हैं, जिनमें हम बात करते हैं कि सर नाउन क्लॉज आती हैं एंड एडजेक्टिव क्लॉज आती हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन इज, वो होता है आपका कौन सा, एडवर्ब क्लॉज। कई बार यहाँ से आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको कोई क्लॉज अंडरलाइन करके दे दी और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये क्लॉज जो है वो कौन सी है, नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो आइए सर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो तीन तरीके के ये टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बात करें तो ये तीन तरीके के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। नाउन क्लॉज को सीखना बेहद आसान है अगर आप थोड़ा सा अवेयर होकर के चीजों को समझें। मैंने कहा आपको बस इतना चेक करना है, देखना नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ से बन जाती है। तो नाउन क्लॉज तीन जगह लिखी जाएगी, ये वाली बात ध्यान देना। नाउन क्लॉज तीन जगह आएगी, कहाँ पर, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगी, या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन करके आएगी, या तो सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी, कॉम्प्लीमेंट, या फिर बन जाएगी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के तौर पर, है ना। तो आपको बस इतना चेक करना है कि अगर सब्जेक्ट का प्लेस खाली हो, उस क्लॉज को हटा करके देखना, अगर वो यहां से वो क्लॉज हट रही है, वो प्लेस जो ब्लैंक हो रहा है, अगर वो सब्जेक्ट का है तो नाउन क्लॉज होगी, अगर वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ब्लैंक हो रहा है तो भी नाउन क्लॉज, अगर वो कॉम्प्लीमेंट का प्लेस ब्लैंक हो रहा है तो भी नाउन क्लॉज, अगर वो प्रीपोजिशन के बाद वाला प्लेस खाली हो रहा है, मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का प्लेस ब्लैंक हो रहा है तो भी वो नाउन क्लॉज होगी, है ना। अब मैं इस बात को डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा एक ये सेंटेंस, मैंने कहा ये वाला बताना है, व्हाट यू आर सेइंग, मैंने कहा ये बताओ ये कौन सी क्लॉज है। तो अब इस सेंटेंस को आप तोड़ो, कैसे तोड़ोगे बच्चा। मैंने कहा आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, ये वाली बात, आई नो व्हाट, आप जानते हो वर्ब से, वर्ब में व्हाट या हुम लगा करके जो आपको रिप्लाई मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने कहा आई नो व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है, इट मीन्स ये क्या बन गया, ये सर बन गया नाउन क्लॉज। ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, ये नाउन क्लॉज है। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर ही वुड गो, वह कहाँ जाएगा। आई आस्क्ड हिम, आई सब्जेक्ट हो गया, आस्क वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ये जो वेयर ही वुड गो, ये जो आप लिख रहे हो ये भी ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हो। देखो ये ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डीओ, डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई होते हैं और ये वर्ब से हुम का रिप्लाई होते हैं, है ना। तो मैंने कहा आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, आई आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है पूरा का पूरा ये, और व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आया, ऑब्जेक्ट की जगह आया तो इट मीन्स ये क्या बन गया सर, नाउन क्लॉज बन गया, है ना। मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, इज इट नोन टू मी। अब मैंने कहा एजेंट जो है ये वर्ब है और वर्ब के पहले जो लिख रहे हो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह जो क्लॉज आए यूज होगी वो सर कौन सी क्लॉज यूज होगी, नाउन क्लॉज यूज होगी। तो सिंपली आपको क्या याद रखना कि जो भी प्लेस जो ब्लैंक हो रहा है उस क्लॉज को हटाने से, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस जगह पर जो क्लॉज यूज हो रही है फिर वो नाउन क्लॉज होगी। जैसे ये देखा, आई शैल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आई सब्जेक्ट हो गया, शैल नॉट टेल ये वर्ब हो गई, यू ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या नहीं बताऊंगा, व्हाट का रिप्लाई है। और मैंने कहा ये बताओ वेयर ही लिव्स, ये कौन सी क्लॉज है। तो आपने कहा सर नाउन क्लॉज है, किसकी जगह आ रही सर, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रही है। मैंने कहा आई नो वेयर व्हेन ही विल गो, आई नो, और आपको बताना है व्हेन ही विल गो, तो आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, आई नो व्हाट, मैं जानता हूं वह कब जाएगा, और ये कौन सी क्लॉज बन गई सर, ये नाउन क्लॉज बन गई, है ना। होप सो क्लियर है बात। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन मैं आपको एक दो पॉइंट और डिफाइन कर देता हूँ। इसी में से अगर आप एक दो पॉइंट और ध्यान से सुन लेंगे तो पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने एक दो स्टेप इसमें मिस कर दिए, जैसे ये वाला देखो, मैंने कहा प्लीज लिसन, प्लीज लिसन टू,
टू व्हाट योर टीचर सेज, व्हाट योर टीचर सेज, व्हाट योर टीचर सेज। ध्यान से सुना हमारे टीचर क्या कहते हैं। आपने कहा प्लीज लिसन टू, टू क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई क्लॉज आती है तो सिंपली आप उसको एनसी बोलोगे, नाउन क्लॉज बोलोगे। बहुत सिंपल है पॉइंट को डिफाइन कर पाना, है ना। चलो सर आगे चलता है नेक्स्ट है। मैंने कहा अब चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। एडजेक्टिव क्लॉज और भी आसान है, अगर नाउन क्लॉज आपको समझ आ गया तो एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना और भी आसान है। मैंने कहा एडजेक्टिव होता क्या है, आपने एक नाउन लिखा है और उस नाउन को डिफाइन कर लिया, एक नाउन लिखा, उस नाउन को डिफाइन करने के लिए आपने कोई क्लॉज लिख दी, ये जो क्लॉज बनेगी ये कौन सी क्लॉज बनेगी, ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी, है ना। सिंपली बस इतना याद रखना है। तो नाउन को डिफाइन करने के लिए या किसी प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए जो क्लॉज आप लिखते हो वो क्लॉज कौन सी होती है, वो क्लॉज आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। बस इतना याद रखना है आपको। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैंने कहा आई नो आर डिलीजेंट वर्कर। मैंने कहा वर्कर क्या है, नाउन, डिलीजेंट क्या है, एडजेक्टिव, सही है। लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा, आई नो द वर्कर, आई सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा आपको ये बताना है हु इज डिलीजेंट, ये कौन सी क्लॉज है, हु इज डिलीजेंट जो है ये कौन सी क्लॉज है। तो आपने कहा आई सब्जेक्ट नो वर्ब और द वर्कर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और वर्कर को ही डिफाइन कर रहे हो, ये जो हु इज डिलीजेंट ये किसके लिए लिख रहे हो, ये वर्कर के लिए लिख रहे हो। वर्कर वर्ड क्या हो गया, नाउन। नाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। तो सर ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स आर इन इंडिया। मैंने कहा आई सब्जेक्ट, अब आपको बताना है हुज पेरेंट्स आर इन इंडिया। और देखो फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर आपको किस जो भी क्लॉज बताने उसके पहले अगर नाउन लगाए, उसी नाउन को डिफाइन कर रहे हो आप, तो बस सिंपल से बताना है कि ये हमारी कौन सी क्लॉज है, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। आपने कहा आई हैव इन्वाइटेड, मैंने इन्वाइट किया, कह रहा है माई फ्रेंड्स, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव इन्वाइटेड वर्ब हो गई, माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया, और माई फ्रेंड्स के लिए ही लिख रहे हो तो ये माई फ्रेंड्स नाउन हो गया। और नाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी होती है, सर ये एडजेक्टिव क्लॉज होती है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज होगी, है ना। आई नो द मैन हु इज वेरी पावरफुल, आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, द मैन ऑब्जेक्ट हो गया, कह रहा है हु इज वेरी पावरफुल, ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है मैन को डिफाइन करने के लिए। तो कौन सी क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आई विजिटेड प्लेस, आई विजिटेड द प्लेस। अच्छा प्लेस के बारे में आप डिफाइन कर रहे हो, वेयर आई वॉज बॉर्न, ये जो वेयर आई वॉज बॉर्न लिखा है ये किसके लिए लिखा है, प्लेस के लिए। प्लेस के लिए लिख रहे हो, इट मीन्स ये कौन सी क्लॉज हो गई, सर एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। सर क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब में सिंपली आपको याद रखना है कि वर्ब से आप ये तीन बातों पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, हाउ, व्हेन और वेयर। हाउ, व्हेन और वेयर। हाउ से रिप्लाई तो एडवर्ब, व्हेन से रिप्लाई तो एडवर्ब, वेयर से रिप्लाई तो एडवर्ब। इसके अलावा अगर कभी कंडीशन बताए तो भी एडवर्ब क्लॉज आएगी, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। पर्पज बताए तो भी एडवर्ब क्लॉज आएगी, पर्पज। जैसे ये लिख रहा है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अब इफ जो है कंडीशन बताने वाला कंजक्शन है, तो आपसे अगर मैं पूछूं इफ यू वर्क हार्ड ये कौन सी क्लॉज है, कह रहा है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो ये कंडीशन बता रहा है, ये क्या कौन सी क्लॉज बन गई, सर ये एडवर्ब क्लॉज बन गई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। वी कम हियर दैट वी मे स्टडी, हम यहाँ पर आते हैं ताकि हम पढ़ाई कर सकें। एक और बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एक और बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। वैसे तो इनके कंजक्शन आप याद रख सकते हो, जैसे तो टाइम के लिए आप टिल का यूज करोगे, अनटिल का यूज करोगे, एज सुन एज का यूज करोगे, नो सूनर का यूज करोगे, है ना। वेयर, प्लेस, प्लेस वाले के लिए आप वेयर का ही यूज करते हो, वेयर एवर का यूज करते हो। कंडीशन वाले में आप इफ का यूज करते हो, अनलेस का यूज करते हो, तो यहाँ से डायग्नोस कर सकते हो आप, है ना। पर्पज वाले में आप सो दैट का यूज करते हो, इन ऑर्डर दैट का यूज करते हो आप, है ना। पर्पज दो जगह लिख दिया मैंने, पर्पज, ठीक है। अब देखो वापस आते हैं, तो कह रहा है वी कम हियर, हम यहाँ पर आते हैं ताकि हम पढ़ाई कर सकें। एडवर्ब, वैसे तो ये एडवर्ब क्लॉज है बट ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि वी स्टडी सो दैट वी मे अर्न, वी मे अर्न, हम पढ़ते हैं ताकि हम अर्न कर सकें। ये जो सो दैट वी मे अर्न लिखा है ये कौन सी क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। जैसे और
तो बेसिकली ये वाली बात मुझे यहाँ पर बतानी थी कि एडवर्ब क्लॉज के बारे में जब आप डिस्कस करते हो कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बहुत डिटेल में है, आप सिंपली आप याद रखना है। इफ से जो क्लॉज बन जाए, अनलेस से बन जाए, सो दैट से बन जाए, इन ऑर्डर दैट से बन जाए, वेयर से बन जाए, व्हेन से बन जाए, वेयर एज से बन जाए, तो वो बनने वाली क्लॉजेस कौन सी होंगी? एडवर्ब क्लॉज होंगी। हालांकि उतना डिटेल में नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको कंसाइज करके आपको बता रहा हूँ। हालांकि एडवर्ब क्लॉज में इससे भी कहीं ज्यादा पार्ट है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन अलग होता है ना, तो वो अलग अलग टर्म बनते हैं, फिर कम से कम 7 से 8 टाइप बनते हैं अलग अलग। बट उतना डिटेल में आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं डिफाइन कर दूंगा। बाकी वर्ड से कितनी चीजें बनती हैं? फ्रेज बनता है, क्लॉज बनता है और सेंटेंस बनता है ना। सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। आप सेंटेंस को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर आप पढ़ते हो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, है ना। मीनिंग के बेस पर पढ़ते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 होते हैं और ये 3 होते हैं। अब सिंपली आपको समझना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वो होते हैं, ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट तो आप डायग्नोज कर लोगे, प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो वर्ब के साथ लिखा गया पार्ट। वर्ब के साथ लिखा गया पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। वर्ब के साथ लिखे गए पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जैसे रमन सब्जेक्ट हो गया, इज वर्किंग हार्ड, ये प्रेडिकेट बन गया और ये एक सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। इसमें दो अलग अलग क्लॉजेस देखने को नहीं मिलती हैं। आपने कहा रमन एंड राहुल कम्स ऑन टाइम, कम ऑन टाइम हो गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया और पूरा बन गया कौन सा? सिंपल सेंटेंस है। अब बेसिकली एक बात याद रखना कि सिंपल सेंटेंस तो आपने समझ लिया कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, मतलब प्रेडिकेट होगा। आप डायरेक्ट प्रेडिकेट लिख लो, एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, तो बनने वाला सेंटेंस सिंपल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं सर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और थर्ड जो बनता है वो बनता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, बनने वाला सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है ना। जैसे अब मैं इस बात को समझाता हूँ आपको और डिटेल में। मैंने कहा ये वाली बात समझना, जैसे आपने ये सेंटेंस लिखा था, इफ यू ट्राई अगेन यू विल पास। अगर तुम फिर से ट्राई करोगे तो पास हो जाओगे। ये स्टेटमेंट आपने लिखा और मैंने कहा ये कौन सा स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। मैंने कहा एक और स्टेटमेंट है, यू विल ट्राई अगेन एंड यू विल पास, यू विल ट्राई अगेन एंड यू विल पास। ये दूसरा स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट मैंने लिखा, यू हैव ट्राइड अगेन एंड अगेन। अब मैं इसमें सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ कि लास्ट वाले सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉजेस नहीं है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट वाला पार्ट है। तो सर ये जो सेंटेंस बना, ये कौन सा सेंटेंस बना? हमारा सिंपल। यानी कि यहाँ पर देखो, इफ यू ट्राई अगेन, है ना, ये कौन सा है? ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ये कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल। बनने वाला सेंटेंस कौन सा हो गया सर? कॉम्प्लेक्स हो गया। यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। मैंने कहा यू विल ट्राई अगेन एंड यू विल पास, ये एंड कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सी है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो बनने वाला सेंटेंस कौन सा बन गया सर? कंपाउंड। तो होप सो दोनों बातें आप यहाँ से समझ पा रहे होगे। जैसे एक दो स्टेटमेंट में और करा देता हूँ आपको। मैंने कहा अनलेस he pays his fee, he will not allow to enter. He will not be allowed to enter. अगर जब तक वो फीस नहीं पे कर देता उसको अनुमति नहीं है अंदर आने की, है ना। अब आप इसको डिफाइन करो। अनलेस के साथ ये जो क्लॉज लिख रहे हो, ये कौन सी क्लॉज है? ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, एससी। और ये कौन सी है? ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है।
तो बनने वाला सेंटेंस कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एक चीज और समझना, देखो कई सारी चीजें मैंने इसमें स्किप करके बताई हैं आपको, सो दैट कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता पाऊँ। एक चीज और समझना, एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कई सारी आप जो अदर क्लॉजेज हैं यूज कर सकते हो। एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक अदर क्लॉज हो सकती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ दो अदर क्लॉजेज हो सकती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ तीन अदर क्लॉजेज हो सकती हैं। कई बार ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आपको क्या दे, कोऑर्डिनेट क्लॉज दे, या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज दे। वो मीनिंग के बेस पर अगर उसको नीड लग रही है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कनेक्ट कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसे आपको लिखना है ना। चलिए, होप सो। और एक चीज मुझे लास्ट में और बता देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको समझ में आ गया। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको कैसे भी लिख सकते हो, चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो। कंपाउंड क्लॉज कैसे होगा, पीसी प्लस सीसी। बस याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज इसमें बाद में ही लिखी जाएगी। बाकी ये सेंटेंस है, इनसे आप पहचान सकते हो। जैसे ये है, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, ये कौन सी बन गई, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये कौन सी, प्रिंसिपल क्लॉज। बनने वाला सेंटेंस कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने कहा ही विल हेल्प मी एंड आई शैल हेल्प हिम, ये बन गई पीसी और ये बन गई सीसी। बनने वाला सेंटेंस कौन सा हो गया सर, कंपाउंड हो गया, है ना। डिफाइन कर पाओगे आप, स्ट्रक्चर आपको पता ही चल गया। ये देखो जरा स्ट्रक्चर, इसमें इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं लिख सकते हो कि पीसी पहले और प्रिंसिपल क्लॉज, सीसी पहले और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में, है ना। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ से क्लियर, होप सो। और इसमें एक चीज और कंफर्म कर देना कि इसमें और डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या। अगर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल पाए, अगर मुझे क्वेश्चंस मिल पाते तो मैं थोड़ा सा और इफेक्टिवली आपको उसी पैटर्न पर बता पाता, क्योंकि एक क्राइटेरिया मिल जाता है ना कि हाँ इस तरीके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चंस पॉसिबल है जो भाई बंधु एग्जाम दे करके आए तो उनको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको और इफेक्टिवली अगले सेशन में आपको बता पाऊंगा, है ना। एक बात और क्लियर करना कि ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं पूछ रहा है, फिर तो मतलब बहुत डेप्थ वाली बात हो जाएगी। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो भी आप बताइएगा, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी लेटेस्ट पैटर्न में और भी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज उनको भी कमेंट कर सकते हो आप, तो उनसे रिलेटेड भी आपको मैं वीडियो बना पाऊँ, सो दैट वो आपको हेल्प कर पाए अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं आपके, जैसे सीजीएल का एग्जाम आपका लगा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू, जय हिंद।